आप देख रहे हैं सिटी न्यूज झारखंड। देखिए, ऐसा है कि एनएचआई का काम करने का जो तरीका है, यह संस्था को समझना पहले ज़रूरी है लोगों को। एनएचआई दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में काम करने वाली कंपनी है और भारत सरकार की है। तो इसके मानक बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैं और बहुत ही मजबूत हैं। इसलिए इसके क्वालिटी पर, इसके कंस्ट्रक्शन पर, इसके डिज़ाइन पर कोई सवाल उठ ही नहीं सकते, क्योंकि ये 3, 4, 5 लेयर से गुजरने के बाद तब ज़मीन पर पहुंचता है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो स्थानीय स्तर पर समस्याएं आती हैं। अब वो क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में जब आप रोड बनाने चलते हैं तो सबसे पहले आपको ज़मीन की ज़रूरत पड़ती है। जब आप ज़मीन पर जाते हैं तो अब ज़मीन का क्या है? ज़मीन लेने का, जैसे एनएचआई जब काम शुरू करती है तो सबसे पहले डिज़ाइन बनता है कि कहाँ से कहाँ सड़क का क्या डिज़ाइन है। तो डिज़ाइन तो अप्रूव है, उसका डिज़ाइन बनता है किन किन गांवों से कौन कौन ज़मीन का कितना ज़मीन उसको चाहिए, इसका वो डिमांड देता है संबंधित जिलों में। जिला भू अर्जन पदाधिकारी के माध्यम से भू अर्जन होता है। अब भू अर्जन होता है, 3D होता है, तब टेंडर होता है। यानी जमीन वो पहले ले चुका होता है तब टेंडर होता है। यहाँ पर हम लोगों को दिक्कत क्या होती है कि हम लोग को लगता है कि कॉन्ट्रैक्टर ये नहीं कर रहा है, कॉन्ट्रैक्टर वो नहीं कर रहा है, कॉन्ट्रैक्टर ये गलती कर रहा है, कॉन्ट्रैक्टर वो गलती कर रहा है। लेकिन सही मायने में कॉन्ट्रैक्टर का रोल क्या होता है? कॉन्ट्रैक्टर का इतना ही रोल है कि उसको जो डिज़ाइन मिला है, जो डीपीआर में डिज़ाइन अप्रूव है, उसके हिसाब से उसको काम करना है। हाँ, कहीं कहीं जैसे 2 विषय है, एक धूल उड़ने वाला मामला और दूसरा है फ्लाई ऐश का मामला। इस मामले में निश्चित रूप से कॉन्ट्रैक्टर का पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं देना ये कारण बनता है। चूँकि नियम है कि मिट्टी जब आप भर रहे हो तो पानी आपको दे करके रोलिंग कंपैक्शन करना है। अब होता क्या है कि कहीं कहीं मान लीजिए पानी का कमी है या उनके पास टैंकर की कमी हो गई तो पानी नहीं डाले, जबकि रेगुलर डालना है। तो नहीं डालने से धूल उड़ेगा, तो धूल उड़ेगा तो यहाँ पर उनको रेगुलर हर जगह पानी का छिड़काव करना ही है। ये पलामू के जितने भी क्षेत्र में, खासकर डाल्टनगंज क्षेत्र में कई जगहों पर मुद्दा बड़ा बनता जा रहा है। आपने पिछले देखे कि केंद्र त्रिपाठी भी इस पर अमल हुए, फिर पोखराहा का मामला, अंडरपास का मामला। तो आखिर ये बातें कौन उठाएगा इनकी बातें? नहीं, बात जब आप इससे पहले भी आए थे, हम लोग इस पर बात किए भी थे। 2 अंडरपास का मामला है, एक पोखराहा जो पांकी रोड वाला है और दूसरा जोड़ वाला जो पाटन रोड वाला है। ये दोनों अंडरपास का मामला इसलिए रुका है, मैंने एक जगह और बताया, आपको भी मैं बता दूं, वह अंडरपास को मैंने खुद अपने चिट्ठी देकर रुकवाया है। क्यों रुकवाया है? उसका कारण ये है कि आप देखिएगा कि पोखराहा का जो ये पुल था, जो बगल में आप अभी एक लकड़ी डिपो देखते हैं पीछे, वो पुल में इतना बारिश में पानी आती है कि पूरा दक्षिणी क्षेत्र का जितना जंगल का पानी है उसका निकास का वही एक रास्ता है। तो इतना डीप जब पानी आएगा, अब आप अंडरपास बनाओगे तो खतरा होगा कल। इसलिए मैंने कहा कि इसको अंडरपास के जगह पर फ्लाईओवर बनाओ। तो जब फ्लाईओवर बनाने की बात आई तो ऊपर में हाई टेंशन तार जा रहा है बिजली का, वो सप्लाई होता है रेलवे को। अब रेलवे कहता है कि नहीं, हम उसको बिजली रोकेंगे नहीं। अगर वो बिजली नहीं बंद करता है कम से कम, तो तब तक वो बदला भी नहीं जा सकता। तो डिपार्टमेंट ने हमसे कहा कि सर, इसमें तो ये रेलवे हमको दे नहीं रहा, तो अगर कम से कम हमको अगर 6 घंटा का ब्लॉक दे देगा तो हम बाकी बना करके उस पर हम स्लैब चढ़ा देंगे। तो 6 घंटा का हम लोग को कम से कम दे दीजिए। अब ठीक यही पोजीशन है जोड़ वाले में भी, तो उसमें अभी बातचीत चल रही है रेलवे से। अगर रेलवे और बिजली दोनों डिपार्टमेंट मिलकर के अगर 6 घंटा 7 घंटे का ब्लॉक दे देते हैं तो आप लोग मान के चलिए, हम आपके माध्यम से आम जनता को ये बताना चाहते हैं कि फ्लाईओवर ही बनेगा। और अगर नहीं दिया तो मजबूरी है, फिर तो अंडरपास तो अप्रूव है, अंडरपास बनाएगा।
लेकिन मैं आज भी कह रहा हूँ, कल भी कहूँगा, परसों भी कहूँगा कि अंडरपास उन जगहों पर उपयुक्त और उचित नहीं है। ये बात हम लोग अनेकों जो भी रेलवे का अंडरपास बना है उसको हम लोग उसकी स्थिति देखकर समझ सकते हैं कि जैसे ही बारिश आती है, छोटा भी अगर बारिश होती है तो पूरा का पूरा, चूँकि अंडरपास से बारिश का पानी निकलने का कोई जगह बचा ही नहीं है, वो बहुत नीचे चला जाता है। अब यहीं पर आप कल्पना कीजिए कि अगर अंडरपास कोई भी बनाएगा तो कम से कम 22 फीट नीचे जाएगा। जो अभी मेन रोड का अभी जो मुख्य सड़क जो चल रहा है उसके लेवल से कम 22 फीट नीचे जाएगा, तब अंडरपास बनेगा। और 30 फीट जब गड्ढा करेगा तब 22 फीट का वो वैकेंट उसमें जगह मिलेगा। तो एक बात बताइए, जैसे ये दो गो मामला है, अभी आप देख रहे थे कि एक मामला और भी पोखराहा खुर्द का ही है, वहाँ पर 8-10 गांव का जाने का रास्ता को ब्लॉक किया जा रहा है। नहीं, उसके लिए तो मैं आज भी बात किया हूँ 2-3 जगह। देखिए, इसमें 2-3 चीज़ें हैं टेक्निकली। जैसे होता क्या है कि जो रास्ता होता है तो सर्वे के समय या डीपीआर जब बनती है तो नियम ये है, जो बड़े बड़े हाईवे बनते हैं उसके नियम ये है कि लगभग 3 किलोमीटर के आगे पीछे ही बनाने का प्रोविज़न होता है। लेकिन मैंने कहा है कि वो जो मुख्य सड़क अगर है, लोगों को आने जाने का अगर है, तो उसको अंडरपास या नीचे से ये दे करके उसको रास्ता बनाएगा। अभी आज भी हमारी बात हुई है इस पर, बल्कि सिंगरा का भी एक मामला था, वहाँ का भी था। तो मैंने आज भी कहा है, अभी साइट इंजीनियर बल्कि आज गया भी होगा हर जगह, साइट देख करके वो करेगा। उसका कारण ये होता है कि ये बात हमें स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है, जो चूक है, जो गलतियां हैं वो रहती हैं। होता क्या है कि हाईवे के बनाने से पहले 3 साल 4 साल पहले कम से कम डीपीआर बनता है। अब डीपीआर बनाने वाली कंपनियां थ्रोली सर्वे नहीं करती हैं, ये बात मैं स्वीकार करता हूँ। इसी के चलते COS चेंज ऑफ स्कोप का संभावना बनता है। और नहीं तो अगर डीपीआर सही मायने में पूरा सर्वे करके बने तो COS का कोई मतलब ही नहीं रहेगा, जरूरत नहीं पड़ेगा। त्रिपाठी को क्यों आना पड़ा सड़क पर? नहीं, केएन त्रिपाठी तो राजनीतिक एक तरह से कहिए कि अब क्या कहे, मैं तो मानता हूँ कि बचपना है। उनको अगर सड़क पर आना था तो आज जो आए हैं, सड़क निर्माण का काम शुरू होने से पहले आपको ध्यान होगा कि रैयतों के मामले में इन सारे मुद्दे पर तो मैंने ही हमेशा मीटिंग करते रहा, अफसरों को रगड़ते रहा, बोलते रहा, सब करते रहा, लेकिन वो तो कभी नहीं सामने दिखे। आज क्यों दिखे? आज इसलिए दिखे, जो मुझे लोगों ने बताया कि उनका कोई कॉलेज है इसी एरिया में पड़ता है। अब उसमें उन्होंने शायद कॉन्ट्रैक्टर को बोला था कि भाई हमारा अप्रोच बना दो यहाँ पर, तो उसके अप्रोच में कनेक्टिंग में जो आएगा उसी को बना सकता है। हर जगह कोई कहीं कह देगा नहीं बनाएगा, जहाँ जहाँ जरूरत है वो नहीं बनाएगा तो उसको कुछ नहीं बनेगा। दूसरा, बार बार एक बात बोल रहे थे कि कॉन्ट्रैक्टर किसी को घमता नहीं है, किसी से बात नहीं करता है, किसी को सुनता नहीं। अरे भैया, कॉन्ट्रैक्टर किसी को क्यों सुनेगा भैया? उसको ज़मीन उपलब्ध कराता है जिला प्रशासन, उसको ज़मीन तमीन उपलब्ध कराने से कोई मतलब नहीं है। डिपार्टमेंट NHAI के निगरानी में वो काम करता है, तो जो NHAI का इंस्ट्रक्शन होगा उसके हिसाब से वो काम करेगा। तो कॉन्ट्रैक्टर किसी पब्लिक से या किसी से क्यों बात करेगा बाबा? मानते हैं कि मतलब ये सड़क पर उतरने के लिए, आखिर सड़क पर उतरने का क्या मानते हैं? सिर्फ यही कि कॉन्ट्रैक्टर किसी तरह से हमसे संपर्क करे, सीधा बात है। नहीं तो क्यों आप लोग खोज जाए, सबको पता है, हमें करने की क्या जरूरत है? आखिरकार भाई आप पूरा उनका सुनिए, पूरा वीडियो आप सुन लीजिए। हर बात पर खुद DC के यहाँ जाकर बैठ रहे हैं, कह रहे हैं कि अधिकारियों को भी नहीं गमता है। अरे भैया, यही अधिकारी लोग तो उसको ज़मीन उपलब्ध कराते हैं। सारी गलती तो इन्हीं अधिकारियों की है। आज भी अगर रईसों को पैसा नहीं मिल रहा है, उचित मुआवजा नहीं मिल रहा है, अगर समस्या रही तो इसका दोषी कौन है? वही अधिकारी है। ठेकेदार थोड़ी अपना मन से, हम ही आप अगर कहीं काम ले लेंगे तो जहाँ चाहेंगे मिट्टी भर देंगे, जहाँ चाहेंगे रोड बना लेंगे। आपने कहा कि त्रिपाठी को बचपना है, राजनीतिक बचपना है। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि बचपना है। बचपना नहीं होता तो सरकार उनकी है। अभी भी मैं कह रहा हूँ कि जिस उन्होंने एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण उठाया है जो आम जनता के लिए बहुत ज़रूरी है, मैं आज लंबे समय से बोल भी रहा हूँ। पूरे पलामू में ही नहीं, झारखंड के हर क्षेत्र में अनेकों गरमजरुआ ज़मीन है जो रैयतों को बंदोबस्त कर दिया गया है 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल से।
उनकी रसीद कट रही है, उनका दखल कब्जा है, उनका सारा कुछ है, उसको भी मुआवजा नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि पुराने रिकॉर्ड के हिसाब से ही लोग नक्शा उठा करके कर देता है। तो हम लोगों ने गढ़वा में खजूरी वगैरह अनेकों गांव थे जो इस तरह के मामले को हमने रैयती का मान्यता तो नहीं दिलवा पाए इस राजपाट में, लेकिन उनको मुआवजा दिलवाए। तो यहाँ का पलामू का डीसी उसको भी मुआवजा रोक दिया। तो इनको जिस डीसी के पास बैठ करके ये जो कर रहे थे, तो इनको बेहतर था कि उसका समाधान करा लेते। चूंकि आपको एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, किसी भी जमीन का मुआवजा तय करना, जमीन का कल्चर तय करना, उसका प्रकार तय करना न NHAI का काम है, और कॉन्ट्रैक्टर का तो कहीं दूर दूर तक इसमें कोई रोल होता ही नहीं है। एक सज्जन ने बोल दिया कि भाई ठेकेदार का फलना आदमी आता है और मुआवजा दिलवाने के लिए पैसा मांगता है आम लोगों से। अरे भैया, न ठेकेदार का काम जमीन अधिग्रहण करना है, न उसका काम मुआवजा देना है। न मुआवजा देता है भूमि अधिग्रहण विभाग, अधिग्रहण वो करता है। इसमें कॉन्ट्रैक्टर का कहाँ रोल है भाई कि वो आएगा, वो किसी से मांगेगा, कोई उसको दे देगा। तो जब आप कॉन्ट्रैक्टर को खोजने लगते हैं तो स्वाभाविक रूप से सवाल खड़ा होता है कि आखिर कॉन्ट्रैक्टर क्यों? जब डिपार्टमेंट में ऑलरेडी अधिकारी बैठा हुआ है, आपके जिला के उपायुक्त जिससे आप बैठ रहे हैं वो बैठा हुआ है, सारा पावर उसके पास है, सारा चीज़ में वो सक्षम है, फिर आप सवाल को कहीं और क्यों उठाते हो भाई? ये अपने आप में बताता है कि कौन किस नियत से, किस मानसिकता से काम कर रहा है।